नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच सीरीज को हम लोग डिटेल में कर रहे थे। और इसी सीरीज में हम लोगों ने इससे पहले साइंस को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में एंटर किए थे। हिस्ट्री में से हम लोगों ने एंशिएंट कंप्लीट कर लिया था और मेडिवल कंप्लीट कर लिया था। और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 हम लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया जा रहा है। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मराठा साम्राज्य से हम लोग का क्वेश्चन आज से देखेंगे आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने पहली बार मराठों को मुगल सेना में नियुक्ति दी थी? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो कि मराठों को मुगल सेना में नियुक्ति दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जो दिया था जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर ने दिया था मराठों को पहली बार मुगल सेना में नियुक्ति। जहांगीर का जो शासन काल होता है वो 1605 से लेकर के 1627 के बीच में इसने शासन किया था। और मराठे जो हैं सबसे पहले 1615 ईस्वी में जो है मुगल सेना में ये भर्ती होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मराठा का जो बेसिकली संस्थापक थे वो शिवाजी थे, आप जानते होंगे। और शिवाजी का जो जन्म हुआ था बेसिकली 1627 ईस्वी में हुआ था। और शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ये शिवनेर दुर्ग के पास हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनके पिता का नाम था और माता का नाम था जीजाबाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का जो लालन पोषण किसने किया था? तो उनकी माता जीजाबाई ने किया था। ठीक है, शिवाजी के जो गुरु थे, शिवाजी के गुरु जो थे वो थे कोंडदेव। कोंडदेव गुरु थे। और कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे। जबकि आध्यात्मिक गुरु के रूप में आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी, शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। तो इन सबको भी आप ध्यान रखिएगा शिवाजी के बारे में। बाकी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एक मराठा साम्राज्य के उदय का कारण नहीं था? तो मराठा साम्राज्य जो उदय हुआ उसके इनमें से कौन से कारण नहीं थे, ये बेसिकली पूछ रहा है। तो मराठों की भौगोलिक स्थिति ये तो थी। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तो ये तो बहुत भी बड़ा रोल अदा किया था मराठा साम्राज्य के उदय होने में। हिंदू का जो था, औरंगजेब जो था वो हिंदू बहुत ही विरोधी था और इस्लाम को वह बढ़ावा देता था। तो ये तो था ही रीजन। राजपूतों द्वारा मराठों को सहायता देना, तो राजपूत और मराठा तो दोनों, राजपूत जो थे बेसिकली राजस्थान के आसपास में शासन कर रहे थे, जबकि मराठा जो थे महाराष्ट्र के आसपास थे। तो दोनों में कोई लिंक नहीं था। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। मराठा संतों का धार्मिक आंदोलन इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेसिकली वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। शिवाजी का जन्म पूना के निकट हुआ था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु रामदास थे। शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो हमने इसमें बताया था कि शिवाजी का जन्म हुआ है वो बेसिकली शिवनेर दुर्ग में हुआ था, शिवनेर दुर्ग के पास। और शिवनेर दुर्ग जो है वो पूना के आसपास ही है। ठीक है, वाला स्टेटमेंट सही है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु मैंने क्या बताया था? कोंडदेव थे। राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे, जबकि रामदास जो थे वो आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। इनको सेवियर ऑफ हिंदू रिलीजन बोला जाता है। वही कि हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि इसमें इन्होंने ली थी। शिवाजी जो थे मुगलों के 35 किले को जीत लिए थे ये। और इनमें से बाद में 1665 ईस्वी की संधि जो होती है, पुरंदर की संधि, पुरंदर की जो संधि होती है 1665 की, इसमें जो है 33
किला को वह लौटा देते हैं। ठीक है। और ये पुरंदर की जो संधि होती है वो किनके बीच होती है? तो राजा महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच संपन्न होती है। ठीक है। फिर शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को जीत लिया था। पन्हाला दुर्ग जो कि जो था बीजापुर से था, बीजापुर का था, और उससे वह जीत लिया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शिवाजी जो थे अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो ये किस विद्वान द्वारा करवाया था? तो ये जो राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में करवाया था, जो कि उनकी राजधानी बनाई थी। और वाराणसी के विद्वान थे श्री गंगा भट्ट। श्री गंगा भट्ट थे, इनके द्वारा ये राज्याभिषेक करवाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिए। और ये जो थे वाराणसी काशी के पास के ये थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, शिवाजी क्या होता है? शिवाजी को औरंगजेब जो है 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लेता है। जयपुर भवन में कैद कर लेता है। फिर बाद में जो है ये मई 1666 में कैद करता है। फिर बाद में जो है फल की टोकरी को मतलब लेकर के वो भागते हैं। और 1666 ईस्वी में अगस्त में जो है 1666 में वो जयपुर भवन से भाग जाते हैं। ठीक है। और ये शिवाजी जो है बेसिकली ये चौथ, सरदेशमुख, ये सब जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं। चौथ और सरदेशमुख जो है बेसिकली वो टैक्स वसूलते हैं। चौथ बेसिकली क्या होता था कि भू राजस्व का 1/4 भाग जो था इसलिए वसूला जाता था कि मराठा जो है उस क्षेत्र में वो आक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए संबंधित राजा को 1/4 भाग उनको देना पड़ता था मराठों को। ठीक है। और सरदेशमुख जो था 10% एक्स्ट्रा अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर उस पर जो था मराठा दावा अपना करते थे। ठीक है। मराठा अपना दावा करते थे, लेकिन वो जो क्षेत्र था वो मुगलों का अधीन था, तो वैसे वाले पे 10% का अतिरिक्त वो मतलब टैक्स लेते थे। बेसिकली ये था। और शिवाजी के टाइम में एक और प्रथा था जो कि भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, जिसका नाम था सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा जो था बेसिकली भू राजस्व से यह रिलेटेड था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सबको ध्यान रखिएगा। आगे फिर देखते हैं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि शिवाजी के टाइम में शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और इसमें जो था पेशवा का जो पद था वो सबसे सर्वाधिक प्रमुख पद था। ठीक है। और शिवाजी के दरबार में जो है मराठी भाषा का प्रयोग होता था। और शिवाजी 3 प्रमुख महत्वपूर्ण सेना को 3 भाग में बांटे थे। बेसिकली सेना को 3 भाग में बांटा था। ठीक है। एक था पागा सेना, एक था सिलहदार, और एक था पैदल। तो पैदल सेना हो गया। सिलहदार था वो अस्थाई अस्थाई घुड़सवार सैनिक था। ये घुड़सवार सैनिक था। और पागा सेना जो था वो नियमित था। ये तो अस्थाई था, इरेगुलर, ये था रेगुलर। रेगुलर घुड़सवार सैनिक था, जिसे बरगीर भी बोला जाता था। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो शिवाजी जो है छत्रपति की जो उपाधि धारण करते हैं 1674 ईस्वी में इसके लिए करते हैं। ठीक है। 1674 में करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं जो बता रहा था अष्टप्रधान, तो उसमें अष्टप्रधान में कुछ फेमस है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पेशवा जो थे वो तो प्रधानमंत्री थे। ठीक है। एक था सरी ए नौबत, ये जो बेसिकली था ये सैन्य प्रधान था। ये था सैन्य प्रधान था। आमत्य जो था ये वित्त विभाग का हेड होता था। वित्त विभाग का हेड था। ठीक है। फिर था वाक्यानवीश जो था ये गुप्तचर बेसिकली हुआ करता था। एक था चिटनिस या पिटनिस भी कई बार दिखता है लिखा हुआ। चिटनिस या पिटनिस जो था ये बेसिकली राजकीय पत्रों को मतलब पत्रचार से बेसिकली रिलेटेड था। पत्रचार से आप ध्यान रखिएगा। सुमंत जो था वो विदेश मंत्री हुआ करता था, विदेश मंत्री। और पंडित राव जो था, पंडित राव यह धार्मिक कार्य को देखता था। और न्यायाधीश जो था वो न्याय के रिलेटेड काम को देखता था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? शिवाजी के चौथ में सरदेशमुखी जैसे करों की शुरुआत की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया, मैंने बता दिया। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जिंजी घोषित किया, तो ये भी स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये सॉरी, जिंजी जो जिंजी जो स्टार्ट किया था वो इन्होंने नहीं किया था, शिवाजी ने नहीं किया था, जबकि ताराबाई ने किया था इसका। जिंजी जो था तो ताराबाई ने किया था। ठीक है, 3 नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। ठीक है, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में संभाजी और एक मिनट, हाँ, इसमें संभाजी आते हैं और संभाजी के बाद जो है राजा राम आते हैं। संभाजी के बाद राजा राम आते हैं और राजा राम जो है अपनी जो राजधानी बनाते हैं वो सतारा बनाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनाते हैं और राजा राम, और ये जो राजा राम के बाद जो है ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद जो है ताराबाई उनकी जो वाइफ जो होती है वो मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बनती है। और फिर आगे जो है साहू जी साहू जी साहू जी एवं ताराबाई के बीच में लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई को नाम बोला जाता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध इसका नाम है, और ये जो है 1707 ईस्वी में होती है। और इसमें जो होता है साहू जी विजयी होते हैं और साहू जी जो है सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है साहू जी जो है बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाते हैं। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद जो बनते हैं वो बाजीराव प्रथम बनते हैं। बाजीराव प्रथम, तो बाजीराव प्रथम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने बोला था साहू को, मतलब एक्साइटेड करने के लिए, साहू को एक्साइटेड करते हुए उन्होंने बोला था कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। तो इसके उत्तर में साहू ने कहा था कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने कहा था कि आप जो हैं निसंदेह जो हैं योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो ये साहू जी ने कहा था किनको? बाजीराव प्रथम को। ठीक है, और बाजीराव प्रथम जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि पुराने वृक्ष के खोखले तनों पर प्रहार करें और शाखाएं स्वयं गिर जाएगी और हमारा जो पताका जो है कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगा। तो ये जो है मुगलों की जो है कमजोर जो परिस्थिति थी उस पर इन्होंने ये बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसी इसी क्वेश्चन में था शिवाजी ने औरंगजेब के साथ जयपुर की संधि की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। शिवाजी औरंगजेब के साथ नहीं किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो 1-2 सही था उसमें। मराठों की राजधानी को कालक्रम अनुसार सजाइए। ठीक है, तो पहला जो था रायगढ़ था, रायगढ़, फिर जिंजी होता है और फिर सतारा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1-2-3 इसका आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि बाजीराव प्रथम आ गए थे। फिर बाजीराव प्रथम जो है पालखेड़ा का युद्ध लड़ते हैं, पालखेड़ा का युद्ध लड़ते हैं जो कि 1728 में लड़ते हैं। और बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में होता है, ये निजामुल मुल्क के बीच में होता है। और इसमें जो है निजाम जो है हार जाता है और ये पालखेड़ा के युद्ध में जो है मुंशी शिवगांव की संधि होती है, मुंशी शिवगांव की संधि होती है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम जो था 1737-38 के आसपास, वह जो है दिल्ली पर भी वह धावा बोल देते हैं।
और उस समय जो है मोहम्मद शाह शासन कर रहा होता है, मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह जो है उस समय दिल्ली छोड़ने को तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाजीराव प्रथम का जो था मस्तानी नामक महिला से संबंध था, इस पे मूवी भी बनी है। ठीक है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो है बालाजी बाजीराव बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, और 1749 में जो है साहू की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1750 में संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि होती है, और छत्रपति का जो पद होता है ये समाप्त हो जाता है। छत्रपति का पद समाप्त हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ के टाइम में मराठा साम्राज्य खूब बढ़ता है, और मराठा का मैग्ना कार्टा मतलब मुगलों के साथ जो है व्यापार की जो संधि है मुगलों के साथ, यह जो है बालाजी विश्वनाथ के टाइम में होता है, उसे बोलते हैं मराठा का मैग्ना कार्टा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक होता है झलकी की संधि, ये भी याद रखिएगा। झलकी की संधि होती है हैदराबाद का जो निजाम होता है उसके बीच में, और बालाजी बाजीराव के बीच में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसका छोटे छोटे मतलब आते हैं, माधव नारायण राव आते हैं, ये सब शासन करते हैं, बट लंबे समय तक नहीं चल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मराठा साम्राज्य के प्रथम शक्तिशाली पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, अगला ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ को ताराबाई ने सनाकत्र का पद दिया था। बालाजी विश्वनाथ ने खेड़ा के युद्ध में साहू को सहायता की थी। हाँ, तो बालाजी विश्वनाथ जो है खेड़ा के युद्ध में जो है साहू की सहायता की थी, ये स्टेटमेंट जो है वो सही था। और उस जीतने के बाद जो है सतारा ही राजधानी बनाता है। ठीक है, तो 3 नंबर स्टेटमेंट गलत सही है, और पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है बालाजी विश्वनाथ को ताराबाई ने सनाकात्र का पद दिया था, यह स्टेटमेंट गलत है। इन दोनों कोई संबंध ही नहीं है। 1 और 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हुआ था बारना की संधि। आप ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है ये। बारना की संधि, बारना की जो संधि हुई थी साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। ठीक है, और साहू जो है सतारा पर शासन करता है, और ताराबाई जो है कोल्हापुर में शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न संधियों को काल क्रमानुसार सजाइए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो ये बेसिकली इसका पूछ रहा है। तो अब देखते हैं पुरंदर की संधि, ये 1665 में होती है। बारना की संधि जो भी मैंने बताया, बारना की संधि ये जो होती है 1731 में होती है। ठीक है, तो बारना की संधि हो गया 1731 में। दिल्ली की संधि होती है 1719 में, और संगोला की संधि जो होती है 1750 में। इसके बाद जो है छत्रपति का पद जो है समाप्त हो जाता है। 1749 में जो है साहू की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको हम मिला लेते हैं। तो पहला हो जाएगा 1665 पुरंदर की संधि, फिर हो जाएगा 1719 दिल्ली की संधि। तो 1 3 फिर 2 और 4, 1 3 2 4, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ साथ जब ये संधि हम लोग देख लेते हैं तो ये इसके साथ साथ हम लोग 2 चीज़ और देख लेते हैं, जिसमें प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्लो मराठा, तो ये जो हुआ था 1782 में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये सालवाई की संधि जो कि 1782 में हुआ था, और इसके साथ यह खत्म हुआ था। ठीक है, और सेकंड आंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था ये जो हुआ था भोंसले के बीच में हुआ था और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और इसमें जो हुआ था देवगांव की संधि हुआ था, देवगांव की संधि। और ये जो था 1803 में हुआ था। और थर्ड मराठा युद्ध जो हुआ था इसमें जो है मराठा शक्ति हार जाता है, और इसमें जो है पेशवा का जो पद बनाया गया था, पेशवा के पद को वंशानुगत जो था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और
पेशवा पद को समाप्त करके अंग्रेज जो है बाजीराव द्वितीय जो होता है, लास्ट होता है ये, बाजीराव द्वितीय को पुणे में, क्योंकि पेशवा जो था पुणे में बैठता था, तो उसको पुणे में से हटा करके ये जो है इसको कानपुर में, सॉरी, कानपुर के निकट बिठूर जगह है, बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया जाता है। और बाद में जो 1853 में जो है बाजीराव द्वितीय की इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मराठा जो है जब 1740 में बाजीराव प्रथम जब मर जाता है, तो उसके बाद जो है मराठा का जो चार संघों में बैठ जाता है, मराठा जो चार संघों में बैठ जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन क्या था। ठीक है, तो इसमें नागपुर के जो थे, नागपुर में भोसले थे, इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, गायकवाड़, और ग्वालियर के, ग्वालियर के सिंधिया। और आप जान रहे हैं कि पेशवा जो था वो पुणे में बैठता था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पालखेड़ा का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो हम लोग देख चुके हैं, पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुद्दीन मुल्क के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1728 ईस्वी में। और इसमें कौन सा संधि हुआ था? तो मुंशी शिवगाम की संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा था? तो मैंने बता ही दिया हूँ, साहू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दिए। मराठों की साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण यह युद्ध हुआ। यह युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अब मराठे भारत पर शासन करेंगे। यह युद्ध में मीर कासिम ने अब्दाली का सहयोग किया था। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो मराठों की साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण यह युद्ध हुआ था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। वो जो है उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो ये दो स्टेटमेंट सही है। इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि अब मराठे भारत, ये तो बिल्कुल हो गया कि नहीं करेंगे। मराठे जो हार चुके थे 1761 में जो हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, इसमें जो है अब्दाली जो है जीत जाता है और मराठे बुरी तरह हार जाते हैं। तो इसमें तो ये हो गया कि भारत शासन ये नहीं करेंगे। इस युद्ध में मीर कासिम ने अब्दाली का सहयोग किया था, ये भी स्टेटमेंट गलत है, नहीं किया था। तो केवल एक स्टेटमेंट जो है सही है। अब हम लोग पंजाब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न से गुरुओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो गुरु अमरदास है, गुरु रामदास है, गुरु हरकृष्ण है, गुरु हरहराय है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें। एक्चुअली हम लोग पूरा सारे जो पंजाब वाले जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, तो हमें ज़्यादा सही रहेगा। तो होता क्या है कि सिख संप्रदाय का स्थापना होता है, सिख संप्रदाय का, और किनके द्वारा होता है? गुरु नानक के द्वारा होता है। और ये प्रथम गुरु कहलाते हैं, ये जो प्रथम गुरु कहलाते हैं, और इनके अनुयायी जो है वो सिख कहलाते हैं। और ये जो गुरु नानक जो थे बेसिकली बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, बाबर एंड हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, और गुरु नानक जी ने ही गुरु कलंगर, गुरु कलंगर के तहत जो है निःशुल्क भोजन, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था जो है इन्होंने सर्वप्रथम किया था, गुरु नानक जी ने ही। ठीक है, और इनके अनुयायी जो थे एक संस्था बनाया था संगत और पंगत। ठीक है, वहाँ प्रतिदिन इन लोग मिलते थे। और गुरु नानक की जो मृत्यु हो जाती है वो करतारपुर में हो जाती है, करतारपुर में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर जो सेकंड गुरु आते हैं, सेकंड गुरु, वो गुरु अंगद होते हैं, गुरु अंगद। और ये जो है 1539 से 52 तक ये दूसरे गुरु रहते हैं। ठीक है, 1539 से 1552 तक। और इनका प्रारंभिक नाम जो है यानी बचपन का नाम जो होता है लहना होता है। ठीक है, और इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, इनके बारे में ये है। थर्ड जो थे वो थे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास जो थे वो थर्ड गुरु थे। और इन्होंने इनका जो टाइम था 1552 से 1574। ठीक है,
और इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन लवन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और अकबर जो है, अकबर ने गुरु रामदास से मिलकर भेंट किया था और बेनी भाई को, मतलब उनकी पुत्री जो थी, अमरदास की पुत्री को, जिनका नाम था बीबी भानी, बीबी भानी, इनको कई गांव इन्होंने दिया था। ठीक है। और फिर जो है इनके बाद जो है बीबी भानी, जो इनकी बेटी थी अमरदास की, उनके जो पति हैं वो जो होते हैं फोर्थ नंबर के गुरु बनते हैं, गुरु रामदास। और गुरु रामदास का जो शासन का टाइम मतलब वो होता है, वो 1574 से लेकर के 1581 में, और ये जो फोर्थ होते हैं। ठीक है। और अकबर जो 500 बीबी भानी को जो 500 बीघा जमीन दिया था, बाद में 500 बीघा जमीन भी दिया था, इसी पर जो है अमृतसर जलाशय का निर्माण हुआ था। ठीक है। और अमृतसर जो नगर बसाया गया था वो रामदास द्वारा ही बसाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर जो है फिफ्थ जो गुरु होते हैं वो गुरु अर्जुन देव होते हैं, गुरु अर्जुन देव। ठीक है। गुरु अर्जुन देव जो होते हैं रामदास के तीसरे गुरु होते हैं, तीसरे पुत्र होते हैं। ठीक है। ये बनते हैं। और गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना करते हैं। और गुरु अर्जुन देव जी जो ही थे, अमृतसर में जो जलाशय बना था उसमें जो है हरमंदिर हरमंदिर साहब का इन्होंने ही निर्माण करवाया था। और राजकुमार खुसरो को की सहायता करने के कारण जो है जहांगीर जो है इससे इन्हें इन्हें मरवा देता है। जहांगीर जो है मरवा देता है, क्योंकि जो है जहांगीर जो है वो जहांगीर के बेटे को ये सहयोग करते हैं। ठीक है। तो 5 तक हमने देख लिया। 6 नंबर पे देखते हैं। चलिए 6 नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 तो जो थे वो थे गुरु हरगोविंद थे। और इनका जो टाइम था 1606 से 1645 तक ये गुरु रहे। और उन्हें ये जब चूंकि ये जहांगीर द्वारा मार दिए, इनकी हत्या करवा दी गई। इसके बाद जो है हरगोविंद ने जो है इन्होंने सैन्य संगठन बनाया ताकि इनकी खुद की सुरक्षा हो सके। तो सैन्य संगठन के रूप में जो है हरगोविंद ने बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अकाल तख्त का जो निर्माण करवाया था इन्होंने ही करवाया था, गुरु हरगोविंद ने। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये अपने जहाँ ये बैठते थे, दरबार में जहाँ बैठते थे, दो दो तलवार लगाकर बैठते थे। एक्चुअली इनसे पहले जो गुरु थे उनकी हत्या कर दी जाती, तब वो थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, फिर अपना 2 तलवार लेकर के वो पीछे गद्दी पर बैठते थे। और इनके दरबार में जो है नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। ठीक है। 7वें गुरु जो होते हैं गुरु गुरु हर हर राय। ठीक है। ये जो है 1645 से 1661 के बीच में रहते हैं। इनका कुछ खास इसमें नहीं है काम। एट्थ जो थे गुरु ये क्या नाम है इनका, एट्थ वाले का हरकिशन, गुरु हरकिशन। और हरकिशन जो है 1661 से लेकर के 64 के बीच में ये गुरु रहते हैं। ठीक है। और गुरु हरकिशन के टाइम में इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था इसने। और हरकिशन की जो है चेचक हो जाती है, और चेचक से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 8वें नंबर गुरु की। 9वें जो बनते हैं गुरु गुरु तेग बहादुर। और इनका जो टाइम होता है 1664 से लेकर के 75 तक। ठीक है। 1664 से 75 तक होता है। और ये जो है औरंगजेब जो है इनको बोलता है कि तुम जो है इस्लाम स्वीकार कर लो। और तो ये इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं, तो औरंगजेब जो है शीशगंज गुरुद्वारे के पास जो है इनको मरवा देता है। शीशगंज गुरुद्वारा जो है दिल्ली में, वही इनको मरवा देता है। और जो सबसे लास्ट गुरु होते हैं 10th नंबर गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं सबसे लास्ट गुरु होते हैं। और इनका जन्म जो होता है 1666 में होता है, कहाँ, पटना में। और इनको जो है सच्चा पातशाह कहा जाता है, सच्चा पातशाह। और इन्होंने पांच का कार्य इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से क्या था, पहला था केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा।
और सिखों के लास्ट में सिंह लगाने की व्यवस्था जो है इन्होंने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, और इनके दो बेटों को फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जो है इसको चुनवा देता है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो ये सब जो था हम लोगों ने पूरे सिख को देख लिया है, सिख गुरु को। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इजीली हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो थे गुरु अमरदास जी थर्ड थे, गुरु रामदास फोर्थ, हरकिशन एट्थ और गुरु हरराय सेवेंथ। तो आप मिला सकते हैं। तो एक एक दो एक दो चार तीन, एक दो एक दो चार तीन, ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु नानक के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पूरी तरह से सही उत्तर दीजिए। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य मर्दाना एक पारसी थे। तो ये बोल रहा है कि इनके जो शिष्य थे मर्दाना वो क्या एक पारसी थे? तो पारसी नहीं थे, ये मुस्लिम थे। ये जो थे मुस्लिम थे, जिनका नाम था मर्दाना। नानक देव जी का जन्म पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ, तो सही है। ठीक है, और एक ऑप्शन है संगीत के माध्यम से प्रचार किया। तो ये भी किया था। तो 2 नंबर स्टेटमेंट बस गलत है, बाकी 1 3 4 जो है वो सही है। गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए। गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, हम लोगों ने देख लिया, पटना में हुआ था 1666 में। इन्होंने पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी, जो युद्ध नीति से संबंधित था। इन्होंने पाहुल प्रथा की शुरुआत तो की थी, लेकिन यह जो युद्ध नीति से नहीं संबंधित था। इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रथा ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना, सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने जहानदार शाह मुगल शाह के 5000 मनसब प्राप्त किए थे, ये नहीं थे। इस टाइम जो थे, इनके टाइम 1666 के जो आसपास थे, वो बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम, ना कि जहानदार शाह। तो 1 और 3 स्टेटमेंट जो सही है। तो 1 3 इसको कर लीजिए, 1 3 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। किस गुरु ने सिखों को सैन्य व्यवस्था से जोड़ने का प्रारंभिक प्रयास किया? तो गुरु अर्जुन देव को जब मार देता है जहांगीर, मरवा देता है, तो उसके बाद आते हैं कौन? गुरु हरगोविंद आते हैं। और हरगोविंद जो है वो अपने जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे 2 तलवार रखते हैं, और यहाँ यही इन्होंने ही जो है सैन्य व्यवस्था को तैयार किया था। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो मुगल काल में पंजाब की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिख नेता बंदा बहादुर के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, बंदा बहादुर बारे में पहले बता दो थोड़ा सा कि बंदा बहादुर जो थे वो, इनका जन्म जो हुआ था 1670 में हुआ था, और रजौली में हुआ था, जो कि पूंछ जिला, जो कि कश्मीर में है अभी। पूंछ जिला के रजौली में हुआ था। और उनके बचपन का जो नाम था वो लक्ष्मण दास था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लक्ष्मण दास था। ठीक है, और बंदा का जो उद्देश्य रहता है वो पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना होता है। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लौगढ़ बनाई थी। लौगढ़ अपनी राजधानी बनाई थी। और ये जो थे इनके, इन्होंने जो है ये गुरु नानक गुरु नानक और गोविंद सिंह गोविंद सिंह इनके नाम के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इनके सिक्के चलवाए थे। और मुगल बादशाह जो है फरक्सुअर के आदेश पर जो है बंदा बहादुर को जो है मरवा देता है। तो फरक्सुअर इसको मरवा देता है इनको। ठीक है, फरक्सुअर जो है इनको मरवा देता है। और कौन सा जगह पे? नांगल। नांगल जो कि गुरदासपुर के पास जो है, यहाँ पे इसको फरक्सुअर जो है मरवा देता है। अच्छा, दिल्ली का जो शहादरा जगह है, इस पे जो है, इसे जो है कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कत्लगढ़ी। यहाँ पे जो बंदा बहादुर जो थे हजारों मुगल सैनिकों को की हत्या कर देते हैं। मुगल सैनिकों की हत्या कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शहादरा को जो है कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। यह गुरु गोविंद के शिष्य थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप से संकलित करवाया। इन्होंने बहादुर शाह प्रथम के साथ लौगढ़ का युद्ध लड़ा। इनकी हत्या 1716 में फरक्सुअर द्वारा कर दी गई। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो ये जो स्टेटमेंट जो है 1716 में जो है फरक्सुअर द्वारा जो है इनकी मृत्यु कर दी जाती है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये भी तो सही है, गुरु गोविंद के शिष्य थे, ये भी ठीक है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप से संकलित किया, ये गलत है। इन्होंने बहादुर शाह के प्रथम साथ लौगढ़ के युद्ध लड़ा, ये भी सही है। तो यहाँ सत्य पूछ रहा होगा, सत्य में ये 3 हो जाएगा, 1 3 और 4। ठीक है, सेकंड नंबर बस गलत है। अगर अगर सत्य पूछ रहा तो ये हो जाएगा आंसर, बी नंबर। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैच करवाना बेसिकली। मिसल है और संस्थापक है, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि जो दल खालसा एक हुआ करता था, दल खालसा। और दल खालसा जो है जस्सा सिंह अहलूवालिया ने, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने बनाया गया था, और जिसे बाद में जो है दल खालसा को जो है 12 12 दलों में विभाजित कर दिया जाता है, 12 दलों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे ही मिसल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये था कि रंजीत सिंह जो थे वो सबसे प्रसिद्ध थे, और रंजीत सिंह जो थे वो सुरकचिया मिसल के मुखिया थे, सुरकचिया मिसल के मुखिया थे। चलिए क्वेश्चन मिला लेते हैं हम लोग। अहलूवालिया सिल, सुरकचिया, भंगी, फुलंगिया। तो अहलूवालिया सिल जो थे जस्सा सिंह के नेतृत्व में हुआ था, तो बिल्कुल सही है जस्सा सिंह। सुरकचिया जो है वो चरत सिंह, बीका बीका तीर, और भंगी जो है छज्जा सिंह, और फुलंकिया जो है संधू जाट चौधरी। तो आप याद मेन याद रखिएगा, अहलूवालिया सिंह, जस्सा सिंह और सुरकचिया जो चरत सिंह, और इसी जो थे वो रंजीत सिंह जो थे इसी के थे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने रंजीत सिंह को राजा पद दी थी, ठीक है। रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने कोहिनूर हुरा शीर्ष 7 प्राप्त किया था। इन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की थी। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो अहमद शाह अब्दाली से राजा की उपाधि धारण नहीं की थी रंजीत सिंह ने, जबकि जमन शाह से की थी, जमन शाह से की थी, ना कि अहमद अब्दाली से, ठीक है। और रंजीत सिंह ने जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, सही है। कोहिनूर हुरा 7 प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की थी, ये भी सही है। 1809 में, 1809 में जो है अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। तो 2, 3, 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है। हम लोग थोड़ा सा रंजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। रंजीत सिंह तो एक देख कि हम लोग सुकरचकिया मिसल के रहते हैं, होते हैं, ठीक है। और ये अपने लाहौर अपना राजधानी बनाते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के जो है, चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच जो है 1809 में अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। और रंजीत सिंह का जो राज्य होता है 4 सूबों में बटा होता है, 4 सूबों में जो है रंजीत सिंह का बटा होता है। एक पेशावर है, एक कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ये 4 सूबों में जो है बेसिकली ये बटा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर एक शक्तिशाली तोपखाने की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो अपनी राजधानी लाहौर में इन्होंने अब स्थापना की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम आंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? और इसके टाइम जो थे, प्रथम आंग्लो सिख युद्ध के समय जो थे, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग जो थे इस समय बेसिकली गवर्नर जनरल हुए थे। और सेकंड वाले में, सेकंड वाला जो होता है, सेकंड आंग्लो मैसूर जो होता है वो अंग्रेज कमांडर गफ और सिख नेता शेर सिंह के बीच में होता है। और चार्ल्स नेपियर जो है यह सबको हरा देता है सेकंड वाले में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध कब होता है? 1845 से लेकर के 1846 के बीच में। और सेकंड वाला जो होता है कब होता है? 1849 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध के पश्चात लाहौर की संधि हुई। इस संधि के प्रमुख प्रावधानों पर विचार कीजिए, हम सहायता से सही उत्तर दीजिए। यह संधि दिसंबर 1845 में सिखों एवं ब्रिटिश के बीच हुई। तो 1845 में हुआ था, ये स्टेटमेंट जो है सही ही है। लेकिन दिसंबर में नहीं हुआ था, ये हुआ था मार्च में। ये माइनर वो दे रखा है, मार्च में हुआ था ना कि दिसंबर में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रिटिश ने लाहौर दरबार पर 3 करोड़ का जुर्माना रखा था, तो 1.5 करोड़ का रखा था, ये भी स्टेटमेंट गलत है। सिख सेना में कटौती करके 50,000 तक सीमित कर दिया था, 50,000 नहीं बल्कि 20,000 तक ये सीमित कर दिया था।
इस संधि के अनुसार दिलीप सिंह को राजा सिंह एवं लाल सिंह को उनका वज्र घोषित किया था। 4 नंबर स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है तीनों गलत है। ठीक है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने पंजाब का अधिग्रहण किया था? तो पंजाब का जो अधिग्रहण किया था वो था चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर जो है, इसने जो है 1849 में जो है ये जो है पूरी तरह हार जाता है सिख, और ये नेपियर के टाइम में जो कि मतलब वो एक अधिकारी होता है, इसने अधिकरण कर लेता है। और ये जो होता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में मार्च मार्च 29 1849 के द्वारा जो है संपूर्ण पंजाब को जो है डलहौजी जो है अपने अंग्रेजी राज्य में समाहित कर लेता है। और राजा दिलीप सिंह को जो होता है, राजा दिलीप सिंह, उसको 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी जाती है और उसे शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया जाता है। और इसी टाइम जो है सिख राज का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो होता है, कोहिनूर, ये जो है महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया जाता है। महारानी विक्टोरिया के पास जो है चला जाता है। तो कब जाता है? 1849 में। लास्ट क्वेश्चन है सिख का। सिख साम्राज्य में नौकरशाही सिक्के किसके द्वारा संचालित किए गए थे? तो नौकरशाही सिक्के जो है वो रंजीत सिंह द्वारा संचालित किए गए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है, भारत में ब्रिटिश नीतियाँ। भारत में ब्रिटिश नीतियाँ से रिलेटेड जो भी हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोटि सहायता सही उत्तर दीजिए। 1740 से पहले ब्रिटिश ने भारत में सापेक्ष पृथकवाद की नीति अपनाई क्योंकि अभी युद्ध करने में सक्षम नहीं थे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है जो सही है, ये जो है गलत है। बेसिकली अंग्रेज जो होते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां के लिए 4 चीज़ों को अपनाते हैं। ठीक है। तो पहला जो 5 चीज़ों को, पहला जो है ये अपनाते हैं सापेक्ष पृथकतावाद की नीति। सापेक्ष पृथकतावाद की नीति, और ये जो नीति अपनाते हैं 1740 से पहले जो है यह इसी नीति पर काम करते हैं। और इसमें इनका मुख्य फोकस जो होता है वो व्यापार होता है। ठीक है। और ये जो पॉलिसी है, नादिर शाह का जब आक्रमण होता है तो उसके बाद जो है 1739 में, उसके बाद ये इस कॉन्सेप्ट को लाता है। ठीक है। सेकंड नंबर जो होता है इनका समानता की नीति। समानता की नीति, और ये जो है 1740 से 1765 के बीच में ये अपनाता है। ठीक है। थर्ड जो होता है वो घेरे की नीति। घेरे की नीति जिसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक। और ये जो है घेरे की नीति के तहत ये वारन हेस्टिंग्स इसको शुरू करता है, वारन हेस्टिंग्स, और अपने राज्यों में यह मिलाता है। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है सहायक संधि। सहायक संधि, और इसको जो है बेलेजली स्टार्ट करता है, बेलेजली। और इसमें बेसिकली क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से यह नियंत्रित करता है। ठीक। और ये जो है लगभग 1798 से लेकर के 1948 तक यह करता है। सॉरी, एक मिनट, ये हम लोग पहुंच गए 1765 तक। फिर यहाँ जो होता है 1765 से 98 तक, और 1798 से लेकर के जो है 1848 तक जो है यह सहायक संधि अपनाता है। फिर जो है पांचवा जो नीति अपना लाता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति लाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी राजा, अगर बच्चे को गोद लिया जाता है तो गोद लिया होता है तो उत्तराधिकार में मतलब वो नहीं माना जाता है और उसको जो है शासन नहीं करने दिया जाता है। तो ये जो है 1848 से जो है 58 तक जो है राज्य हड़प की नीति लाया था। ठीक है। तो ये 5 जो थे ये अपनी नीतियों पर ये अंग्रेज जो है चलते थे। ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब मिलान करना है कि कौन जो है क्या क्या लाया था। तो अभी मैंने बताया था, देखिए, घेरे की नीति यानी रिंग ऑफ फेंस की नीति किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। सहायक संधि वेलेस्ली ने लाया था। राज हड़प की नीति डलहौजी ने, और समानता की नीति जो है रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। ठीक। तो इस तरह आप मिला लेंगे तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, 4, सी का 4 और डी का 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य हड़प नीति का सही काल क्या है? तो राज्य हड़प नीति का मैंने क्या बताया था, 1848 से 1858 तक। देखिए आप,
1848 से 1858, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लेजली द्वारा स्थापित सहायक संधि के विषय में असत्य कथन। ब्लेजली के बारे में बोल रहा है असत्य कथन पे, इसमें बताना है आपको। तो इसका उद्देश्य भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करना था। संबंधित राज्य अपना उत्तराधिकार नहीं घोषित कर सकता था। तो ये नहीं हुआ था, उत्तराधिकार वाला तो लास्ट में हुआ था ना, ये जो हुआ था लास्ट में हुआ था। संबंधित राज्य पड़ोसी राज्य के साथ व्यापार कर सकता था, व्यापार नहीं कर सकता था, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। संबंधित राज्य के दरबार में रेजिडेंट ब्रिटिश होता है, ये स्टेटमेंट सही है। सी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। हालांकि ये जो है उत्तराधिकार घोषित नहीं कर सकता था, ये हालांकि डॉक्टर्स ऑफ लाइफ में ये ज़्यादा हावी प्रभावी होता है, लेकिन यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि के क्रम में कालक्रमिक दृष्टिकोण सजाइए और सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सहायक संधि जो अपनाई गई थी उसके बारे में इसके लिए बोल रहा है। तो मैसूर, तंजौर, मराठा, पेशवा, हैदराबाद। तो आप जानते हैं कि सहायक संधि जो है वेलेस्ली द्वारा स्टार्ट की गई थी, और सबसे पहले जो है हैदराबाद को मिलाया जाता है सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे राज्य को उसमें मिलाया जाता है, जिसमें मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, ये सब जो है मिलाया जाता है। तो मैसूर जो है बेसिकली यह 1799 में इसको मिलाया जाता है, तंजौर को 1799 में इसको भी, ठीक है। ये अक्टूबर में, तंजौर को अक्टूबर में। मराठा पेशवा को कब मनाया जाता है, यह जो है 1802 में इसको मिलाया जाता है, हैदराबाद को 1798 में, ठीक। तो ये आप मैच करवा सकते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, 1798 हैदराबाद 4, फिर आ जाएगा 1, 4 1 2 3, सॉरी 4 1 2 3, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि इंदौर का जो होलकर होता है ना, वो सहायक संधि स्वीकार नहीं करता है। इंदौर का जो होलकर है वो सहायक संधि स्वीकार नहीं करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डलहौजी ने किस राज्य का अधिग्रहण नहीं किया था। तो त्रावणकर का जो है डलहौजी ने अधिग्रहण नहीं किया था। डलहौजी जो है डॉक्टर्स ऑफ लैब्स के तहत जो है इसने 7 राज्य को मिलाया था, 7 राज्य को मिलाया था, जिसमें पहला था सतारा। सतारा को मिलाया था 1848 में। फिर जैतपुर, संभल, बघाट, मैं लिख ही देता हूँ सातों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सतारा हो गया, फिर जैतपुर, जैतपुर, फिर संबलपुर। संबलपुर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। फिर बघाट, बघाट कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है उदयपुर, ये जो उदयपुर जो है ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, एमपी वाला उदयपुर है, ठीक है। फिर झांसी, झांसी को 1853 में मिलाया जाता है, ये याद रखिएगा, 1853 पूछा जाता है। नागपुर, नागपुर 1854, ये तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में है। और 1 2 3 4 5 6 7, और एक था 1856 में जो है अवध। अवध को जो है कुशासन के आरोप में जो है, कुशासन के आरोप में जो है इसको मिला लेता। और इस समय जो अवध के जो नवाब होते हैं वाजिद अली शाह, और ये जनता में बहुत ही मतलब विख्यात रहते हैं, इनको बहुत मतलब उनको फेम था इनमें, ठीक है। और डलहौजी द्वारा आप जानते हैं कि वुड डिस्पैच जो है इसी के टाइम में लाया गया था। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। इनके टाइम में इनाम कमीशन की स्थापना की जाती है। कुछ कुछ इसमें काम हुए थे, जैसे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, और इसके तहत बर्मा और पीगू को ब्रिटिश राज्य में मिला देते हैं। तो ये सब जो है डलहौजी का काम था। डलहौजी का कुछ काम था जिसमें कि पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है इसी में पारित हुआ था, पोस्ट ऑफिस एक्ट। फिर जो था पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसी के टाइम में स्थापित हुआ था। लोक सेवा विभाग इसी के टाइम में स्थापित होता है। और आगरा की और कोलकाता की जो पहली बिजली तार सेवा जो चलती है इसी के टाइम में चलता है। तो ये सब चीज़ जो है बेसिकली डलहौजी के टाइम में हुआ था, ठीक है। सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश वास्तव में भारतीय राज्यों को क्या आश्वासन देती थी। संबंधित राज्य सहिष्णु रहेगा, संबंधित राज्य पर कर रियायत होगी, संबंधित राज्य संप्रभु रहेगा, संबंधित राज्य सामरिक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा। तो यह जो यस देते थे कि संबंधित राज्य जो है सामरिक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1740 एडी से पहले ब्रिटिश भारत में किस रूप से आए थे? तो जानते व्यापारी हम लोगों ने देख लिया था। प्रथम जो चरण था ना, प्रथम जो चरण हम लोगों ने देखा था कि सापेक्ष पृथकतावाद की जो नीति है उसके तहत जो व्यापारी के रूप में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य हड़प नीति के संदर्भ में राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था। झांसी था कितना, 1853। जयपुर कब था? जयपुर 1849 के आसपास था, है ना। उदयपुर तो था 1852 और नागपुर 1854। सबसे पहले 17, तो आप मिला लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय को है डिटेल में देखेंगे। आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।